सबसे पहले बामनवास विधानसभा सीट से हमारे बीच में राम अवतार मीणा जी हैं। राम अवतार मीणा जी को मंच पर बुलाऊंगा। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा टीम से कि वो राम अवतार मीणा जी का वीडियो प्ले करें। और राम अवतार मीणा जी क्या कहते हैं आप सभी लोग एक बार ज़रा सुने। मेरा विजन है बामनवास विधानसभा क्षेत्र में भय, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आतंक का जो साम्राज्य स्थापित हो चुका है उसको जड़ से उखाड़ कर इस पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार की जो बड़ी विकराल समस्या है, रोजगार स्थापित करके नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित बनाना, किसानों के इस पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में इस क्षेत्र को विकसित करके सबको न्याय प्रदान करना और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को विकास की राह पर ला करके एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना मेरा विजय है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान इलेक्शन 2023 के अंदर फोकस भारत की थीम है न्यू राजस्थान। आज हमारे साथ मंच पे मौजूद है सवाई माधोपुर जिले की दमदार विधानसभा बामनवास विधानसभा से राम अवतार मीणा जी। राम अवतार जी, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं और सीधे सीधे हमारे वहाँ पर है। अभी इस समय वर्तमान में पिछले 4 सालों के अंदर जो भय, भ्रष्टाचार और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लोगों में भय का जो वातावरण बना है उसको मैं शांतिपूर्ण माहौल बना करके अपने क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था की जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको मैं पूरी तरीके से शांति के लिए सबसे पहले मैं काम करूँगा। हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित हो और लोगों में भय निकले और लोग भाईचारे के साथ में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एकजुट होकर आपस में मिलकर के काम करें। शिक्षा, सड़क, बिजली ये जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाएं तो है ही, इसके अलावा ऐसा कौन सा विजन है बड़ी जो आपको लगती है ये समस्याएं हैं जिनके लिए आपका एक विजन है? किसानों की बड़ी समस्या है, वहाँ सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और मैंने किसानों के इश्यू पर बहुत काम किया है। हमारा बामनवास क्षेत्र का 28वां क्षेत्र माना जाता है, उसी के जस्ट पास में मोरेल डैम है जो एक बड़ा डैम है और हमारे उसी के जस्ट नीचे की तरफ लगभग 27 ऐसे गांव हैं जहां पर उस बांध से पानी नहीं मिल रहा और उसके लिए मैंने एक अलग जगह करके जन जागरण अभियान चला के एक अभियान चलाकर उन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए आंदोलन भी किए थे, जन जागरण भी किए थे। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उस क्षेत्र के किसानों को मैं नहरी पानी के माध्यम से सिंचाई के लिए उनके खेतों तक उस पानी को पहुंचाऊं। दूसरा, मेरे क्षेत्र के अंदर रोजगार की बड़ी समस्या है, तो नौजवानों को रोजगार मिले, वहाँ से पलायन रुके, क्योंकि मेरे क्षेत्र से लोग पलायन कर चुके हैं बेरोजगारी के कारण। इसलिए रोजगार मेरी प्राथमिकता पर रहेगा। किसानों की यह समस्या पानी की, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल राम अवतार जी, आपने जैसे जिक्र किया किसानों का, तो किसानों को पूरे साल मेहनत करते हैं फिर भी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आपको लगता है क्या होना चाहिए आपको, आपकी नज़र में, जिसकी वजह से ये समस्या सॉल्व हो? किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। किसान वर्ष भर मेहनत करता, पसीना बहाता है और खून पसीने से सिंचाई करके खेतों को जोत करके दूसरों का पेट भरता है ये किसान। और हमेशा ये या तो ईश्वर पे या सरकारों पर कृपा पात्र बन के रह गया। लेकिन आज के समय में भी किसानों की ऐसी भारी समस्या है कि वो खून पसीने से कमाई करता है लेकिन फिर भी उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलता। मैं चाहूँगा कि इसके लिए यदि मैं विधायक बनकर सदन में पहुँचता हूँ तो एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर किसानों को अपनी फसल की पूरी खरीदारी हो और उस पूरी फसल का उसको समर्थन मूल्य, इसके लिए एक एक्ट बने, कानून बने और समर्थन मूल्य से नीचे खरीदने पर जो लोग खरीदारी करें, चाहे वो मंडी में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए ऐसा एक्ट बने, उसके लिए ऐसा कानून बने कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा एक्ट की मैं मांग करूँगा सदन में जा करके। किसानों के लिए ऐसा मैं कानून लाने की पूरा प्रयास करेंगे। मैं मेरी ओर से किसानों के लिए सदन में जाऊँगा, पहली बार तो इस विषय को प्रमुखता से रखूँगा। बिल्कुल, आपने ये अच्छा सुझाव दिया। अगर ऐसा होता है तो किसानों को फ़ायदा होगा।
अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता आपके क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? और इसी के साथ मेरा एक सवाल ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक समस्याएं होती है, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं जो आप लगता है कि उनका समाधान होना चाहिए? वैसे तो मेरे क्षेत्र में बहुत, मैंने बताया ना, वैसे तो मेरे क्षेत्र को आईएसओ की नगरी कहते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आरएस आईएएस मेरे क्षेत्र में ही है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी मेरा ही है। मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहूँगा, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पर आए, लेकिन ऐसे अनछुए विषय रह गए जिन पर किसी ने काम नहीं किया। और मैं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर हर प्रकार की समस्या है, शिक्षा संबंधी समस्या है, रोजगार की समस्या है, वहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आए दिन मर्डर होते हैं, आए दिन दंगे फसाद होते हैं, आए दिन चोरी डकैती लूट खसोट की तय होती है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो वहाँ पर कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करवा करके अमन चैन और भाईचारे का वातावरण बनाएं। उसके बावजूद नौजवानों के लिए वहाँ पर रोजगार के जो अवसर है, उसको अवसरों को हम स्थापित करने के लिए सरकार से और सदन में भी इस विषय को उठा करके मैं इस विषय पर करूँगा, जोरदार काम करूँगा। किसानों के लिए जो नहरी क्षेत्र से पानी पहुँचो, इसके लिए मैं काम करूँगा। और भी विद्युत की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जंगली जानवर जो हैं वो किसानों की फसलों को चौपट करते हैं, तो मेरा ये विषय भी रहेगा कि या तो सरकार उनको फसल जो चौपट किसान की करते हैं उनका मुआवजा दिया जाए, या फिर उसके लिए कोई कानून बने और कानून के तहत किसानों की जितनी भी फसल बर्बाद कर हो उसकी भरपाई सरकार अपने स्तर पर करे। ऐसे मुद्दे मैं सदन के अंदर उठाऊंगा। किसानों के मुद्दे मेरी प्राथमिकता रहेगी, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित करके भाईचारा स्थापित करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। बिजली पानी सड़क ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार की प्राथमिकता रहती है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो अनछुए विषय रह गए वहाँ पर बहुत सारे हैं, उनको मैं पूरी तरीके से उठा करके जनता के सामने भी लाऊंगा, सदन में सरकार के सामने भी लाऊंगा और पुरजोर उन मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगा। बिल्कुल, हम लोग सब जानते हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी समस्या है। आप युवा हैं तो मेरे को आपसे ये जानना है कि करप्शन फ्री विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास क्या रोड मैप है या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपने मेरे मन की बात कह दी कविता जी। आज के इस समय के अंदर करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, और जितना सरकारी पैसे का दुरुपयोग करप्शन के कारण हो रहा है, वो युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहा है, राजस्थान के भविष्य को चौपट कर रहा है। और उस करप्शन के कारण हमारे रोजगार भी छिने हैं, नौजवानों का भविष्य छिना है। और पिछले मैं 4 सालों से देख रहा हूं कि वर्तमान में जो सरकार है उसमें जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो ऐसा हो गया कि विकास का जो पैसा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मेरे क्षेत्र के अंदर जो वर्तमान में जो विधायक है, उसको भी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके मन से कहूंगा कि उसको भ्रष्टाचार की देवी ने हमने कहा। और मेरे हर इश्यू के अंदर, हर मुद्दे पर मैंने जब भी आंदोलन किए हैं तो हमने इसी नाम से संबोधित किया, एडी से लोग के चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबे जनप्रतिनिधि, जो जनता के गाढ़े कमाई, पसीने की कमाई है, उसको भ्रष्टाचार की कमीशन खोरी के अंदर लूट खसोट करके जनता के गाढ़े कमाई को वो पी रहे हैं। और हर सरकारी दफ्तर के अंदर, हर सरकारी ऑफिस के अंदर, कोई सा भी डिपार्टमेंट हम देख लें, बिना रिश्वत के, बिना कमीशन के, बिना रिश्वतखोरी के कोई काम नहीं हो रहा। और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है मेरे क्षेत्र के अंदर। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वैसे तो मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, मेरी टीम के साथ में, मैं जवानों के साथ में। जिस दफ्तर के अंदर भ्रष्टाचार होता है मैं वहाँ जाकर उसका घेराव करता हूँ, वहाँ पर धरना देता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ। अधिकारियों पर हम दबाव भी बनाते हैं और हम पूरी टीम के साथ में उसको भ्रष्टाचार मुक्त दफ्तर, भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस, भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय, भ्रष्टाचार मुक्त बामनवास क्षेत्र को बनाने के लिए मैं मेरी पूरी टीम के साथ में एक मिशन के रूप में अभी भी काम कर रहा हूं। और मैं विधायक बनता हूं तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में भ्रष्ट अधिकारी जो लोग हैं उनको अपने आचरण में सुधार करने के लिए, और जनता को जिस तरीके से भी लूट करके वो अपनी जेब भर रहे हैं, तो उस लूट को बंद करके मेरे क्षेत्र के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सब लोगों को बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी कमीशन के सरकारी दफ्तरों में काम हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी पर्सनल सेल भी बनाऊंगा, जैसे उसको टास्क फोर्स भी कह सकते हैं, मेरी अलग से फोर्स बनाऊंगा
कहीं पर भी मेरे को भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो मेरी पर्सनल जो युवाओं की टीम रहेगी उसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को, कर्मचारी को बिल्कुल बाहर लाएंगे, सड़क पे लाएंगे और उसको आइंदा ऐसा आचरण करने के लिए हम पाबंद करेंगे और एक अच्छा वातावरण अपने क्षेत्र में स्थापित करके डेवलपमेंट के लिए सब अधिकारियों को विश्वास में लेकर के एक जगह बैठ के मैं विश्वास में लेकर के उनको मॉडल रूप बना करके मेरे क्षेत्र का एक आदर्श मॉडल बना करके मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट करूंगा। भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, आपने अच्छा जवाब दिया है कि आप एक टास्क फोर्स बनाएंगे। आपका विधानसभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और उसके अंदर ज़्यादातर हम लोग देखते हैं पंचायती राज में अगर एक पट्टा भी बनवाना है तो एक किसान को या एक आम आदमी को बहुत चक्कर लगाने होते हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है करप्शन की। जो आपने टास्क फोर्स बोली, अगर ये सच में इम्प्लीमेंट होती है तो एक अच्छा विज़न रहेगा और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार की, किसी भी सरकार आती है और जाती है, कि सरकार की जो पिछली सरकार की योजनाएं होती हैं वो दूसरी सरकार उसे या तो बंद कर देती है या बदल देती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हर सरकार की पॉलिसी होती है और मैं जहाँ तक मानता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये होना चाहिए कि दूसरी सरकार आती है और पुरानी योजनाओं को बंद करना और उनको बदलना, क्या इस परिपाटी को बदलने की जरूरत है? नहीं, यदि कोई जनहित की योजना है और उससे जनता को, बहुसंख्यक समाज को लाभ हो रहा है तो उस योजना को बंद नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसी कई सारी योजना, महानरेगा योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई थी लेकिन हमारे मोदी जी ने उसको बंद नहीं किया और बहुत सारा बजट उसमें दिया। जितना कांग्रेस सरकार ने दे रही थी उतना बजट हमने दिया। ऐसी बहुत सारी योजना अभी भी चल रही है। ये काम तो कांग्रेस सरकार करती है। जो हमारी अन्नपूर्णा रसोई थी उसका नाम बदल के इंदिरा रसोई किया, तो ये काम बदलने का ये काम तो कांग्रेस की सरकार करती है। बदला बदली के काम हमारी सरकारें नहीं करती। और मैं कहता हूँ कि ऐसी सरकारी योजनाएं जो जनहित में हो और उसका लाभ जनता को मिल रहा हो, ऐसी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए। उसमें और उसका प्लान बना के उनके लिए अच्छे बजट ले करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं किसी योजना को बदलने के पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन उस योजना को प्रभावी रूप से लागू करके आम जन को उसका लाभ मिले, ऐसी योजना बने। और उसके लिए मैं सदन में, मेरा जो विचार रहेगा उसको मैं हमेशा सदन में रखूंगा, उठाऊंगा मुद्दों को। आप एक युवा हैं और राजनीति के अंदर स्वच्छ छवि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह भी बहुत अच्छी बात कही है आपने। मेरे सामने भी जो दर्शक जितने बैठे हैं वो युवा ही हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि 90% नहीं 99% युवा है और युवा इस देश का भविष्य है। युवाओं को राजनीति में आने से हिचक होती है क्योंकि यह दल दल है और राजनीति में उनका भविष्य उनको नज़र नहीं आता है कि बहुत इसमें संघर्ष होता है, बहुत इसमें समय लगता है, बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो भी युवा हिम्मत करके राजनीति में आया उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। यूथ को राजनीति में आना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर राजनीति अच्छी कैसे होगी? अच्छे लोग राजनीति से दूर चले जाएंगे, इसमें कदम नहीं रखना चाहेंगे तो फिर राजनीति का स्वरूप नहीं बदलेगा। हमको सत्ता परिवर्तन के नहीं, हमको समाज परिवर्तन के लिए, देश में नए नवाचार लाने के लिए, देश में नई राजनीति की धारा खड़ी करने के लिए, नया डेवलपमेंट का मॉडल तैयार करने के लिए नए लोगों को आना राजनीति में पड़ेगा। और तो आईटी के क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे आईटी में इंटेलिजेंट लोग और जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत तेज है, मैं देखता रहता हूँ कई युवाओं को सोशल मीडिया पे, ऐसे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति अच्छी नहीं होगी। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा ही देश की दशा और समाज की दशा और दिशा बदल सकते हैं। अगर युवा राजनीति में नहीं आए तो फिर नया विचार भी राजनीति में नहीं आएगा। हर युवा के दिमाग के अंदर नया विचार रहता है और वो नया विचार लेकर के राजनीति में आएगा तो नया नवाचार राजनीति में होगा, नई एक विकास की धारा खड़ी होगी, तो उससे समाज को, देश को बड़ा लाभ होगा। तो मैं तो कहूँगा नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मैं सब राजनेताओं से भी कहूँगा, राजनीतिक पार्टियों से भी कहूँगा, उनके लीडर से भी कहूँगा कि नौजवानों को कोऑपरेट करें, राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए उनको अंगुली पकड़ करके आगे बढ़ाएं। अगर ये ठीक है, बड़े वृक्ष छोटे वृक्षों को तैयार नहीं होने देते, लेकिन राजनीति में जब तक आप सेकंड पंक्ति के, थर्ड पंक्ति के लीडर तैयार नहीं करोगे तो जिस पार्टी के अंदर यूथ लीडरशिप कमज़ोर होती जाएगी वो पार्टी भी कमज़ोर होती जाएगी, उसका धरातल कमज़ोर होगा, उसकी नींव कमज़ोर होगी। तो राजनीति के अंदर नए लोगों को लाने के लिए पार्टियों को भी प्रयास करने चाहिए और समाज में नौजवानों को खड़ा होकर के, तैयार होकर हर प्लेटफॉर्म पर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इस बार लगता है राजस्थान के अंदर चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर कोई भी पार्टी हो लेकिन युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना ही होगा।
मेरा एक सवाल ये है आपसे, आपने लगभग 20 साल राजनीति के क्षेत्र में आपको हो गए, संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं। आप एक अच्छे विचारक भी हैं, वक्ता भी हैं और बहुत आपने महानुभावों को, लेखकों को पढ़ा है। उनका जीवन का सार क्या है? हमारे साथ बहुत सारे युवा बैठे हैं, उनको क्या साझा करना चाहेंगे आप? मेरे को 20 साल राजनीति में हो गए। मैं स्टूडेंट राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और संघ की शाखा से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं। और हमको संघ की शाखा के अंदर और विद्यार्थी परिषद का जो हमारा छोटी से छोटी इकाई होती है, वहां पर संगठन को किस तरीके से खड़ा किया जाए, किस तरीके से सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी जाए किसी मुद्दे के लिए, इन सब बातों का प्रशिक्षण तो हमको छोटे स्तर पर वही मिल जाता है। मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता रहा, फिर किसान संघ में काम किया, किसान मोर्चे में भी काम कर रहा हूं मैं। बहुत सारी समस्याएं आती है और सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है तो ये राजनीति का क्षेत्र है। ये बात भी तय है, मेरे गुरुजी भी कहते हैं एक बार कि राजनीति जैसा गंदा कोई क्षेत्र नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि राजनीति जैसा कोई पवित्र क्षेत्र भी नहीं है। आप अपने विचार को गंदे क्षेत्र में ले जाना चाहते हो, करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में शामिल होकर राजनीति करना चाहते हो, या शुचिता की राजनीति करना चाहते हो, आपको अपना क्षेत्र आपको चुनना। और जिस क्षेत्र में जिस विचार के साथ आप राजनीति में आगे बढ़ोगे तो आप नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। शुचिता की राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, सेवा की राजनीति, समर्पण की राजनीति, गरीब को गणेश मानकर राजनीति करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि राजनीति से पवित्र क्षेत्र कोई सा भी नहीं है। हम अधिकारी बन के, मैं भी बन सकता था, मैं अच्छा अधिकारी बन सकता था, खूब पढ़ा लिखा हूँ, 4 सब्जेक्टों के अंदर मैंने एमए कर रखा है, एलएलबी कर रखा है, मैंने बीजेएमसी कर रखा है, और भी मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर रखी है, डिग्रियाँ ले रखी है। मैं भी जाता तो नौकरी कर लेता, लेकिन वहाँ जाकर के नौकरी में मैं अपने घर का, परिवार का, इनका भरण पोषण तो कर सकता था। मैं बहुसंख्यक समाज का, गरीब का, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों का, उपेक्षित व्यक्तियों का मैं न्याय दिला नहीं सकता था। आज मैं बना कुछ नहीं हूं, लेकिन 20 साल के अंदर मैंने हजारों की तादाद में लोगों का भला किया है, हजारों लोगों का मैंने काम करवाया। तो मैं एक सरकारी क्षेत्र में रह के या व्यवसायिक बन के मैं वो भला नहीं कर सकता था। राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण ही मैंने हजारों लोगों का भला किया है। मैंने कई आंदोलन किए जिसमें हमको लाठियां भी पड़ी, मेरे मुकदमे भी लगे, और मेरे साथ अन्य साथियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन हमसे उससे टूटे नहीं। हमने पूरी ताकत के साथ में न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने का और शोषण मुक्त समाज स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। तो मैंने पूरी की पूरी टीम को बधाई दी कि राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे और बुराइयों से नहीं लड़ेंगे और समाज में जो कुरीतियां हैं या जो समाज में जो करप्शन है, समाज में जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमारी यूथ की टीम जब तक संघर्ष नहीं करेगी तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होगी। तो हमने किया। मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप राजनीति में आइए। राजनीति में आपको कोई आगे आने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, आपको स्वयं को प्रेरित होना पड़ेगा और किसी की अंगुली नहीं, अपने दम पर खड़ा होकर के संघर्ष करके आप राजनीति में कदम बढ़ाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप किसी के पिछलग्गू बनकर, चापलूसी करके, किसी की पदचंपी करके, पदफेरी करके राजनीति करना चाहते हैं तो आप साल, 2 साल, 4 साल चल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। अगर आपको अपने दम पर राजनीति करनी है तो आप लंबा चलेंगे, लॉन्ग टाइम तक चलेंगे और राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित करोगे और राजनीति के अंदर आप अपना एक आयाम खड़ा करके लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनोगे। जिस तरीके से आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के घर से, एक झोंपड़ी से निकल करके आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा, कितना अपना समर्पण पार्टी के लिए, विचार के लिए किया होगा, आज वो इस स्थान पर पहुंचे। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर हूं और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जिनको मैं पूरी नहीं कर पाता था, लेकिन मेरी टीम के माध्यम से मैंने उनको पूरा किया। और मेरे क्षेत्र में आप सर्वे करवा लीजिए, कविता जी, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज बच्चे बच्चे की जबान पर राम अवतार मीणा का नाम है। वो मेरे संघर्ष की वजह से, मेरे पसीने की वजह से हर गांव पर, हर कदम पर, हर झोपड़ी, हर घर ढाणी के अंदर मेरे शरीर का पसीना वहाँ पर गिरा हुआ है। हर गांव के अंदर मेरे पैरों के पदचिन्ह वहाँ पर खड़े हुए हैं। इसलिए जवान, किसान, मजदूर वर्ग, उनके मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी, उनके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि राजनीति में आप खुद आगे बढ़कर काम करोगे तो आपको अवसर मिलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया राम अवतार जी। हमारी शुभकामनाएं है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें और एक मील का पत्थर साबित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और जैसे ही केक कटता है तो एक चीज़ तो सबसे पहले होती है, ताली ज़रूर बजनी चाहिए। तो ये केक कटिंग सेरेमनी राम अवतार जी आए हैं हमारे बीच में और बहुत ही दमदार तरीके से आपने अपनी बातें यहाँ रखी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए। और हम उम्मीद करेंगे कि अभी चुनावी साल है, चुनाव बस कुछ ही महीने बाकी हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जाएं और लगातार जिस तरह से आप सक्रियता से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए संगठन में भी आपने काम किया, तो आप आए। और एक नया प्रयोग हमने किया, देखिए एक फ्रेम हमने अभी आपको भेंट की है, तो ये भी एक फोकस भारत का नया प्रयोग है। फोकस भारत एक तरह से नए प्रयोग का पर्यायवाची बन गया है। हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश फोकस भारत टीम की रहती है और फोकस